ये शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर के साथ, जिसमें देश पर बवाल और हंगामा है। धरने पर उबाल और दिल्ली में बवाल। इस बवाल और हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे। एनडीए की बैठक थी संसदीय दल की मंगल मिलन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रदर्शन हो रहा है, नीट को लेकर जो बवाल और हंगामा है, उस पर भी साफ कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इस बैठक के ठीक कुछ वक्त बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की तरफ बढ़ रहे थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे नेता और कार्यकर्ता। तो राहुल गांधी कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से देखिए सीधे पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास, और आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। राहुल का प्रदर्शन जारी था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर। इस बीच जब प्रधानमंत्री के आवास के बाहर थे तो पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह को भेजा गया। मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे राहुल गांधी से बात करने के लिए कि राहुल क्यों आए प्रधानमंत्री आवास, राहुल किस मांग के साथ, किस मुद्दे के साथ यहां धरना दे रहे हैं। जितेंद्र सिंह बहुत देर तक राहुल गांधी से बात करते रहे। राहुल गांधी ये सब बताते रहे कि उनकी क्या क्या मांग और क्या क्या डिमांड है। दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आई। जब प्रदर्शन चल रहा था तो राहुल गांधी ने जेब में हाथ डाला और टॉफी निकाली और टॉफी प्रियंका गांधी की तरफ बढ़ाई। अब देखिए राहुल गांधी कहां थे, ये आप देख रहे हैं। ये है प्रधानमंत्री आवास, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर। राहुल गांधी दोपहर 3 बजे पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। राहुल और कांग्रेस के इस धरने की पहले से किसी को जानकारी नहीं थी। खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर दोपहर में कांग्रेस के बड़े नेता जमा हुए और दोपहर 2 बजे अचानक कांग्रेस नेता गाड़ी छोड़कर पैदल चलने लगे, क्योंकि खड़गे के घर से पीएम आवास की दूरी है 1 किलोमीटर। पुलिस और सुरक्षा बल जब तक बैरिकेड लगाते या रोकने की कोशिश करते, राहुल, प्रियंका और कांग्रेसी दिग्गज पीएम हाउस के पास पहुंच गए थे। पुलिस कांग्रेस नेताओं से धरने वाली जगह से हटने की अपील करती रही, लेकिन राहुल खड़गे ने सांकेतिक हथकड़ी पहनकर कह दिया, हाथ बंधे हुए हैं। पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी समेत कई नेता हिरासत में ले लिए गए, लेकिन राहुल गांधी ने धरने से हटने से साफ इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह धरने पर बैठे राहुल से 2 बार मिलने पहुंचे। संसद में इस पर चर्चा और मामले में कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। कहा सरकार राहुल और कांग्रेस की मांगे मानने को तैयार है, लेकिन ऐन मौके पर राहुल गांधी ने अपनी शर्तें बदल दी। राहुल ने पहले संसद में नीट पर चर्चा की मांग की थी। नीट से जुड़े आंदोलन पर भी चर्चा के लिए सरकार तैयार है। पीएम आवास के पास धरना सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है कहा गया। बीजेपी ने बताया, हमने बताया कि उनके धरने से लोगों को असुविधा हो रही, लेकिन कांग्रेस खतरनाक मिसाल पेश कर रही। राहुल ने पेपर लीक के मुद्दे पर पीएम मोदी पर सीधे हमला कहा पीएम को लगता है कि वो बिना जवाब दिए बच निकल जाएंगे,
लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे इस बार, तो बिल्कुल नहीं। छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। छात्रों पर हमला, हर भारतीय पर हमला है, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं, यानी राहुल गांधी ने लिखा, मैं आज हर देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं कि पीएम आवास के बाहर वो भी हमारे धरने में शामिल हो। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस प्रदर्शन पर बोला, पेपर लीक की चिंताओं के बीच सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटना सामने आते ही सरकार ने तेजी से कार्रवाई की। हम मानते हैं कि पेपर लीक घोर पाप है, इसलिए दोषियों को नहीं बख्शा है। जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया है और जरूरी कदम उठाए गए। 13 लोगों को फौरन गिरफ्तार किया गया, कई को जेल भेज दिया गया है। कड़े इंतजाम और पारदर्शिता के साथ दोबारा नीट की परीक्षा कराई गई। छात्रों का भविष्य प्रभावित ना हो, इसलिए बिना देरी नतीजे घोषित किए गए। भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए और कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पेपर लीक देश की चिंता का विषय है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सभी राज्य मिलकर काम करें ताकि आगे कभी पेपर लीक जैसी घटना ना हो, ये पीएम मोदी ने कहा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी और दूसरे नेता। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन। हमारी मांग तो यही रही है और हम मांग करते रहेंगे कि गृह मंत्री का एक बयान हो, उस पर विस्तार से चर्चा हो। शिक्षा प्रणाली को लेकर, परीक्षा प्रणाली को लेकर, दिल्ली पुलिस द्वारा जो छात्रों पर अत्याचार किया गया था कल, उस पर चर्चा हो और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ली जाए। सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद उस मूड में ही नहीं है कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी है। वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। सरकार और पार्टी अगर युवाओं के साथ है, क्या बच्चों के कपड़े फाड़ने के लिए, क्या बच्चों को लाठी मारने के लिए, क्या युवकों को दबाने के लिए और उनको आंसू बहाने के लिए लगाए आप, और सुरक्षित रखने के लिए बोल रहे हैं? अरे आपको दूसरों को टॉन्ट मारने के बजाय दूसरी कोई भाषा नहीं आती। युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। अब देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरने पर थे। राहुल गांधी से कहा गया वो यहां नहीं बैठ सकते क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है, बहुत संवेदनशील जगह है। देखिए जरा, पुलिस पहुंची राहुल गांधी, अखिलेश यादव और दूसरे नेताओं को हटाने के लिए। अखिलेश यादव भी आपको नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी बीच रोड पर ही लेट गए उस वक्त। तस्वीर आई है जो आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव राहुल को देख रहे थे, वो ये तस्वीर है। राहुल गांधी उसी जगह पर लेट गए। Democracy in India is happening right now. 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 तो राहुल गांधी को उसके बाद पुलिस ने उठाया और
पुलिस बस के साथ आई थी जिसमें नेताओं को ले जाना था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को इस बस में पुलिस ने बिठाया। प्रियंका गांधी उसके बाद इन नेताओं को बिठाकर ये बस के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं। अखिलेश यादव आगे की तरफ बैठे, राहुल गांधी बैठे, प्रियंका भी इसी बस में। मैं भेज रहा हूँ, बट उससे नेम लोकेशन पर हम श्री राहुल गांधी को लेकर के देख सकते हैं कि पूरे देश में जो छात्रों की गूंज, ठीक है ना, तो विच इज मॉडल टाउन। देखिए अखिलेश यादव पूछ रहे हैं ड्राइवर से, कहां ले जा रहे हो मेरे भाई। उससे नेम लोकेशन पर हम श्री राहुल गांधी को लेकर के देख सकते हैं कि पूरे देश में जो छात्रों की गूंज, मैं भेज रहा हूँ, बट दूसरी तरफ देखिए कन्हैया लाल, उन्हें भी डिटेन किया पुलिस ने, हिरासत में लिया। मॉडल टाउन इलाके में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे। बच्चों को मारते हो। नहीं नहीं, ये क्या है? छोटे बच्चों पे हाथ उठाते हो, ये क्या है यार? क्यों नहीं जाने देंगे भाई, क्यों नहीं जाने देंगे? ये अत्याचार आप लोग अपनी आंखों से देखिए। आइए अब आपको सीधे लिए चलता हूं। एक और तस्वीर देखिए जरा। सोनिया गांधी पहुंची हैं, सोनिया गांधी पहुंची है थाने। प्रियंका वाड्रा को यहां रखा गया है। मंदिर मार्ग थाने की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये सोनिया गांधी को आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी खड़ी हुई है। सोनिया गांधी को गेट पर आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी मंदिर मार्ग थाने में पहुंची हैं जहां प्रियंका गांधी को रखा गया है। सोनिया गांधी खड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ पुलिस ने गेट बंद कर रखा है। अब देखिए पुलिस ने बहुत से लोगों को हिरासत में लिया, कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल है। किस किस को डिटेन किया? धरना, कोहराम और हिरासत। राहुल गांधी हिरासत में, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, डीके शिव कुमार को हिरासत में लिया गया। पवन खेड़ा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, रंजीत रंजन और चरणजीत सिंह चन्नी को हिरासत में लिया गया। इन नेताओं को पुलिस ने अभी डिटेन किया हुआ है, अलग अलग जगहों पर इन्हें रखा गया है। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। नहीं जाने देंगे भाई, क्यों नहीं जाने देंगे? इस देश में न्याय रहे, मांग रहे लोगों को गिरफ्तार कर दिया। दमन की, गुंडई और राजनीति गुंडागर्दी की, उसका अंत यहाँ नहीं है। ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। हमारी लीडर्स को, हमारे राहुल जी को, प्रियंका जी को कैसे उन्हें मैन हैंडल किया जा रहा है, देखा आपने? ये माहौल है इस देश में। ये लोकतंत्र है, आपको दिखता है लोकतंत्र? पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। अरे यहाँ से फिर आएंगे, हम बैठेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? धर्मेंद्र प्रधान से इतना प्यार आपको क्यों है कि आप देश के बच्चों को लाठियों से पिटवा रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? देखिए, ये तो लड़ाई आर पार की हो गई है। अरे हम लोग एमपी हैं, कोई तो नहीं है, प्रधानमंत्री मिलता क्यों नहीं? छात्रों को मार रहे हैं, हमारे साथ धक्का मुक्की हो रही है, क्या गए हैं उसके अलावा? अब ये हमारे पे भी लाठी चलेगी, देखते रहिए आप। क्या रास्ता है इनके पास? इनके पास क्या उपाय है सिवाय लाठी गोली के? सिवाय सच्चाई तो सुनने की हिम्मत नहीं है। आखिर क्या करेंगे? दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास में जाने से पहले अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में उन लोगों को देखने के लिए जो छात्र घायल हो गए थे, जो प्रदर्शनकारी घायल थे।
हमारे काफी साथियों को हार्ट टूट गया, कुछ के दोस्त टूट गए, एक को अभी हमारे पास राहुल गांधी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे अस्पताल। घायलों का हाल जानने के लिए लगभग 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल बताए गए। स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी के नेता भी पहुंचे आरएमएल अस्पताल। घायलों का हाल जाना है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। और दूसरी तरफ बात पुलिस वालों की जो घायल हुए, उन पुलिस वालों का हाल जानने के लिए पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर। अब देखिए जरा, कल जो हंगामा और बवाल हुआ, इसमें दोनों तरफ लोग घायल हुए। कितने प्रदर्शनकारी घायल हुए, उनका हाल क्या है, और पुलिस वालों का हाल क्या है, कितने वाले घायल। प्रदर्शनकारी में करीब 90 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सीजेपी ने 100 से ज्यादा घायल का दावा किया है। साक्षी नाम की एक छात्रा गंभीर है, छात्रा का आईसीयू में इलाज चल रहा है इस वक्त। अब तक 79 छात्र डिस्चार्ज हो गए हैं और 9 छात्र बिना बताए अस्पताल से चले गए। इसके अलावा पुलिसकर्मी देखिए, झड़प में 118 पुलिसकर्मी घायल हुए और इनमें 5 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर, एडीसीपी को भी चोटें आई हैं। कई महिला पुलिसकर्मी घायल हुई हैं कल के हंगामे में। अब सुनिए जरा, जो घायल हुए पुलिस वाले, उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बच्चे हैं हमारे, आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे, अपने एजुकेशन के लिए लड़ रहे। क्या उनका हक नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं उनका? गवर्नमेंट ने जवाब देना चाहिए उनको। अपने हक के लिए लड़ रहे। ये प्रोटेस्ट का ये तरीका सही था उन पे लाठीचार्ज करने का? वो कौन सी पुलिस और कौन सी गवर्नमेंट है जो बच्चों को खूनाम खून कर रही है? उनको हम बार बार समझा रहे थे, लेकिन वो समझाने न समझने के बावजूद उन्होंने कुछ उनमें ऐसे तत्व रहे होंगे जिन्होंने इसको गलत तरीके से लिया और उन लोगों ने काफ़ी जो है गाड़ियाँ तोड़ी, बैरिकेड तोड़े, हम डंडों से पिटाई करी, पुलिस वालों की पिटाई करी, वर्दी फाड़ दी, तो स्टोन पेल्टिंग करी और कई सारे हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए। इस पर 115 के करीब अभी तक नॉलेज में आया है। तो उसी दौरान मुझे भी चोट। ये लोग छोटे छोटे 15 साल के बच्चे को भी मारा है लाठी चार्ज करके, ये गलत है। और विद्यार्थी अपने हक मांग रहे थे, वो कोई गलती नहीं कर रहे थे या कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। पब्लिक ज़्यादा उग्र हो गई और भीड़ का बवाल बढ़ गया, जिसके साथ हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ। प्रोटेस्ट के दौरान हमारे 120 आदमी जवान हमारे और 16 सीनियर अफसर घायल हुए। अगर ये युवा पीढ़ी आगे नहीं आएगी तो क्या होगा? सरकार का है कि युवा पीढ़ी आगे नहीं चाहिए, आने नहीं चाहिए, वो सब कॉकरोचेस है। और मुझे तो लगता है ये चीज़ बहुत गलत कर रहे हैं, खासकर बेटी जो भी है, ऐसे गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हो रहा है। लोग अपना प्रदर्शन करने के लिए आ रहे थे, उनको बैरिकेड्स पर रोक रहे थे, तो एकदम भीड़ उग्र हो गई थी। उस उग्र भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे, असामाजिक तत्व भी थे और स्टूडेंट टाइप के सारे चीज थे, तो उसी भीड़ में चोट लगी थी। अच्छा, कहाँ चोट लगी आपको? चोट मेरी एल्बो पे है, एकदम बहुत सारा पथराव हो गया था वहाँ पे। अचानक से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। पथराव सड़क से हो रहा था या किसी छत से? ऊपर से आ रहे थे पत्थर बहुत जोर। तो सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, पथराव छत से कैसे हुआ? सर मैं बताता हूँ आपको। उसी दौरान जैसे ही मैं ऊपर गया तो मेरे को नोटिस हुआ कि वो पथराव नहीं, टाइलें थी, क्योंकि मेरा हाथ भी कटा उसी टाइल से लग के। तो जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ने के दौरान मैंने देखा 2 लड़कियां बैठ के टाइलें घिस रही थी, पहना कर रही थी, और साथ के साथ 2 लड़के ऊपर से हमारे ऊपर लगातार टाइलें मार रहे थे ऐसे ऐसे करके। कल जो हिंसा और बवाल हुआ, इसके बाद पुलिस अब तलाश कर रही है हिंसा करने वालों की, लेकिन घायल दोनों तरफ के लोग हैं। देखिए, ये प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे थे वो घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारी अगर घायल हुए तो पुलिस वाले भी घायल हुए।
पुलिस वाले पत्थरों की वजह से घायल हुए, किसी के सर पे पट्टी लगी है, किसी के नाक पर पट्टी बंधी है, कोई अस्पताल में भर्ती है। स्टेशन के सामने ही हुआ। किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पांव टूट गया है, किसी के माथे पर चोट है, किसी के आंख के नीचे चोट है, किसी के हाथ से खून बहा है, किसी का सर फट गया है। ऐसे ही एक पुलिस वाला जो वहां मौजूद था हाल बता रहा है कि किस तरह से उसके ऊपर अटैक हुआ, कैसे उस पर हमला किया गया। उन्होंने लगभग 50, 100, 200 गिनती नहीं है उन लोगों की, वो कितने लोग थे, वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को। उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे और पत्थरों से मार रहे थे, पत्थर वाले बैग हमारे सरों पे मारे जा रहे थे। उसके बाद कई लोगों ने मेरे को घसीटा, लड़कियों के मुंह से नाखून मारे गए, उनके मुंह से ये बातें निकली, इन्हें जान से मार दो, ये पुलिस के नाने लायक नहीं है, ये पुलिस के रूप में भेड़िए हैं, गुंडे हैं। ये सर पत्थर लगे हैं, यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे कट आया है नीचे की तरफ, उसमें मेरे को स्टील का डंडा मारा गया है लेटा के। कुछ लोग तो अपने कड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सर, ये जब मैं रोड पे रगड़ा गया हूँ तो मैं ऐसे लेटा हुआ था और मेरे को ऐसे खींचते हुए ले जा रहे थे। मैं यूं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट मेरा बचाव कहीं नहीं हुआ। लगभग 50, 100, 200 गिनती नहीं है उन लोगों की, वो कितने लोग थे, वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को। उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे और पत्थरों से मार रहे थे, पत्थर वाले बैग हमारे सरों पे मारे जा रहे थे। उसके बाद कई लोगों ने मेरे को घसीटा, लड़कियों के मुंह से नाखून मारे गए, उनके मुंह से ये बातें निकली, इन्हें जान से मार दो, ये पुलिस के नाने लायक नहीं है, ये पुलिस के रूप में भेड़िए हैं, गुंडे हैं। ये सर पत्थर लगे हैं, यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे कट आया है नीचे की तरफ, उसमें मेरे को स्टील का डंडा मारा गया है लेटा के। कुछ लोग तो अपने कड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सर, ये जब मैं रोड पे रगड़ा गया हूँ तो मैं ऐसे लेटा हुआ था और मेरे को ऐसे खींचते हुए ले जा रहे थे। मैं यूं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट मेरा बचाव कहीं नहीं हुआ। लगभग 50, 100। तो ये पुलिस वाला झूठ नहीं बोल रहा है, इस पर हमला हुआ, इसका सर फटा है, किसी ने तो पत्थर से इस पर हमला किया है। वो पत्थरबाज कहां है? एक और तस्वीर देखिए, पुलिस अब तलाश रही है कि उपद्रव कौन कर रहा था, बसें कौन तोड़ रहा था, पुलिस की गाड़ी कौन तोड़ रहा था, सबकी पहचान हो रही है। कौन लोग हैं जो पुलिस की वैन पर अटैक कर रहे थे, ये कौन लोग हैं जो पूरी पुलिस की वैन हिला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं पुलिस की वैन पलटा दें। इन सब की पहचान की जा रही है। पुलिस ने एक्शन शुरू किया है, एफआईआर दर्ज की है। पहले तो देखिए पुलिस वैन का शीशा तक तोड़ डाला गया। पत्थर चलाने वाले कौन हैं? ये कार पर लात मारने वाले, शीशे तोड़ने वाले कौन हैं? क्या ये छात्र हो सकते हैं? पुलिस अब ऐसे सारे चेहरों की पहचान कर रही है जिन्होंने पत्थर उठाया और हिंसा की। संसद बवाल की जांच आखिर कहां तक पहुंची है? संसद मार्च के दौरान हुए बवाल और उत्पात की जांच अब तेज हुई है। प्रदर्शनकारियों और संसद मार्ग से कनॉट प्लेस तक 5 एफआईआर दर्ज की गई। दंगा भड़काने, हिंसा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप है। सरकारी कर्मचारियों पर हमले की धाराओं में भी केस दर्ज हुआ है। गैर कानूनी जमावड़ा और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराएं भी हैं। आपराधिक साजिश और हत्या की कोशिश का मामला भी दर्ज किया गया है। जिन गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है उनमें 10 साल तक जेल हो सकती है। पुलिस ने हिंसा फैलाने और माहौल बिगाड़ने के आरोप में 70 को पकड़ा है। पुलिस प्रदर्शनकारियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। मार्च और उत्पात से जुड़े 250 से ज्यादा फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए हिंसा में शामिल लोगों की पहचान हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर हमले का आरोप लगाया है। अभिजीत दीपके ने कहा है, दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार की हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निहत्थे छात्रों को बेरहमी से घसीटा है। दीपके ने कहा, मुझे जबरन हिरासत में लिया गया और मारपीट तक की गई। हमें पता है कि यह लंबी लड़ाई है, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हम सरकार के पास नहीं जाएंगे, सरकार बातचीत के लिए आए, उन्होंने कहा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी सचिन शर्मा। कुल कितने केस दर्ज हुए हैं और क्या कोई कॉन्स्पिरेसी के तहत ये हिंसा हुई अब तक की जांच में? अभी तो बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज है उसकी, तो अभी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा अभी। सर कुल कितनी एफआईआर हुई है?
अभी तक 5 से 6 FIRs हुई हैं। अच्छा, और सर कोई अरेस्ट हुआ है अभी तक इस पूरे मामले में? अभी तो इट्स टू अर्ली, अभी तो इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। अच्छा सर, जो वीडियो सामने आए हैं उसमें कई लोग पथराव करते हुए दिख रहे हैं, क्या आपको इस तरह के वीडियोस मिले हैं और क्या इस तरह की वीडियोस की जांच की जा रही है? हाँ, वी आर कंपाइलिंग द डेटा। सुन रहे थे आप डीसीपी सचिन शर्मा को। अब अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं कि जंतर मंतर पर क्या हो रहा है। जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं सीजेपी चीफ दीपके मौजूद हैं और प्रदर्शनकारी वहां पहुंच रहे हैं। तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो। और जंतर मंतर पर जमावड़ा है तो सियासतदानों का भी जमावड़ा हुआ। शरद पवार खुद जंतर मंतर पहुंच गए, अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंच गए। आता फोन लागला तर आतमध्ये गेले की कट होईल, त्यामुळे माझा एक बार आगे तो थोड़ा हटवा दो। अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे तो केजरीवाल ने देखिए छात्रों से बात की है। छात्र बता रहे हैं उनके साथ क्या हुआ। सर ये पहले संसद मार्ग थे हम सर, वहाँ एक आधे घंटे बैठाया, फिर यहाँ पे 2 मिनट, अब दोबारा वहीं लेके जा रहे संसद मार्ग, पुलिस स्टेशन से इधर उधर घुमा रहे हैं। आप चिंता ना करो, मैं आपको लेके जाऊंगा। यहाँ मेरे ख्याल से इनको पता लगा आप आने वाले हो, इसलिए हम वहाँ लेके जा रहे थे। सियासतदान सब मैदान में थे। दूसरी तरफ संसद में इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही थी आगे की रणनीति को लेकर कि आगे क्या करना है। संभव है इस बैठक के बाद ही यह तय हुआ क्या कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर जाएंगे प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि सियासतदान भी हमलावर है। देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। प्रियंका गांधी कह रही है किसान आंदोलन करते हैं तो दबाया जाता है, छात्रों की आवाज भी दबाई जा रही है, वो बच्चे हैं। ये शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा दीजिए और सबसे जरूरी व्यवस्था को ठीक कीजिए। कंगना रनौत कह रही हैं सांसद सदन में थे, सब काफी डर गए थे, हमें लगा कि हम पर भी हमला हो सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस हमारे लिए शील्ड बन गई, लेकिन दिल्ली पुलिस हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह खड़ी थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से संसद की ओर जाना चाहते थे, उन पर बुरी तरह से डंडे बरसाए गए, कई का सिर फट गया। बहुत बर्बरता के साथ सरकार ने बच्चों पर हमला किया, अहंकार ठीक नहीं, बड़े बड़े तानाशाह को भी झुकना पड़ता है। ममता बनर्जी कह रही अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी दिल्ली जाऊंगी, सीजेपी को हमने समर्थन दिया है और आगे भी दूंगी। रवि किशन कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा नीट पेपर लीक में जो भी पकड़े गए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि कोई भी जुर्रत न कर सके। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, संसद में चर्चा नहीं हो रही है, वो लोकतंत्र को खत्म करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने 60 वर्षों के जीवन में ऐसे हालात कभी नहीं देखे। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं राहुल गांधी इस मुद्दे को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे को कमजोर करने के लिए बीजेपी कांग्रेस मिल गए और लगता है कि राहुल गांधी पर बीजेपी का दबाव है। राहुल को छात्रों को समर्थन करना है तो जंतर मंतर जाएं। सुनिए जरा, अब आपको दिखाता हूं। एक तरफ नीट को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, बवाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ नीट में जो छात्र सिलेक्ट हुए हैं, सिलेक्शन जिनका हुआ है, बीजेपी ट्वीट की है उनकी तस्वीर कि नीट के छात्र जश्न मना रहे हैं। के छात्र सिलेक्ट हुए हैं, छात्र जश्न मना रहे हैं। बीजेपी ने तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर के पीछे संकेत यह है कि एक तरफ नीट को लेकर बवाल हो रहा है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है और नीट का एग्जाम भी हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है, छात्र चुन भी लिए गए, वो छात्र तो जश्न मना रहे हैं। ये संकेत ये बताने की कोशिश है कि वो छात्र तो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जो दरअसल नीट दे रहे थे।
दबाव है सरकार पे कि अपने मंत्री को नहीं हटा पा रहे, अपने संगी साथियों पर नहीं कार्रवाई कर पा रहे, अपने मंत्री क्यों नहीं हटा रहे? क्या दबाव है? दबाव यही हो सकता है कि कहीं कोई राज न खोल दे, कोई दवा राज हो और जानकारी फैल जाए कुछ चीजों की। अहंकार है, ये सरकार नहीं है, अहंकार है। आपको बातचीत करने से किसने रोका था? आपने बातचीत बाद में भी की, ये बातचीत आप पहले भी तो कर सकते थे, आश्वासन पहले भी दे सकते थे। आप लोगों ने देखा सब लोग कितना घबरा गए थे और गेट्स भी बंद कर दिए गए थे और सब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी अंदर कैद हो गए थे। मॉब जो है किस तरह से जो है अटैक करता हुआ अंदर हम पे भी कल एक वक्त तो ये था, हम सब कहेंगे कि कुछ डर गए थे सब कि शायद अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में जाऊंगी। उन्हें शुरू से ही हमारा समर्थन है और आगे भी मिलता रहेगा। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ही रखा है। कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है और जो विजुअल सामने आए हैं वो आप खुद देख लीजिए, हमको बोलने की क्या जरूरत है? जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल होगा और थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो वो देखेगा उन विजुअल्स को देखकर किस तरीके से मारपीट की गई, किस तरीके से उनको परेशान किया गया। युवाओं के साथ खड़े हैं, ऐसे में और कैसे हम लोग मजबूती से खड़े हो सकें, ये सुझाव आप दीजिए। अपनाएंगे आपके हर सुझावों को, मानेंगे आपकी हर उस जायज बात को कि तथ्यों के साथ रखिए आप बातों को, तथ्यों के साथ चर्चा होगी। ये धमकी से ये देश डरने वाला नहीं है, आपकी धमकियों से ये देश डरने वाला नहीं है। हम सब 140 करोड़ लोग एक साथ हैं। आपने 140 करोड़ लोगों के ऊपर हमला किया, इस देश के युवाओं के ऊपर हमला किया, इस देश के बच्चों के ऊपर हमला किया। सारा देश एक साथ है। तो पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों का अगर कोई टूल बनाने की उन्हें कोशिश करेगा, जंतर मंतर में झोंक करके खुद छू मंतर हो जाएगा, तो इससे भी होशियार रहने की जरूरत है। यहाँ से जंतर मंतर से जो आग लगी है वो देश हित की आग है, राष्ट्र हित की आग है, वो अब बुझेगी नहीं। मैं आपको अभी बताता हूँ, हमको मरने का डर नहीं है, न जेल का डर है। दूसरी तरफ उनकी बात जिनसे प्रदर्शन शुरू हुआ था, सोनम वांगचुक को कोर्ट ने कहा कि इन्हें अस्पताल से मेदांता शिफ्ट किया जाए। जंग से डिस्चार्ज हुए, एम्बुलेंस आप देख रहे हैं जो मेदांता के लिए निकली। और उसके बाद सोनम वांगचुक का आगे का इलाज चलने वाला है मेदांता में। एम्बुलेंस जब मेदांता पहुंची, और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट ने आखिर क्या कुछ कहा सोनम वांगचुक पर। अदालत ने सफदरजंग से शिफ्ट करने को मंजूरी दे दी। अब उनका इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि मेदांता में डॉक्टरों का एक पैनल बनेगा जो सोनम वांगचुक के आगे के इलाज की पूरी देखरेख करेगा। सोनम वांगचुक 4 दिन से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थे। सोनम 28 जून से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे थे और उन्हें 18 जुलाई को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसके बाद उनकी पत्नी गीतांजलि ने कोर्ट में याचिका लगाई और उन्हें सफदरजंग से मेदांता शिफ्ट करने की मांग की थी। लेकिन इससे पहले हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने यह मांग ठुकरा दी। सिंगल बेंच के फैसले को गीतांजलि ने बड़ी बेंच में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें शिफ्ट करने का सुझाव दिया, जिस पर सरकार की ओर से कोई ऐतराज नहीं जताया गया। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रही है सोनम वांगचुक की पत्नी। इम्पोर्टेंट चीज होती है कि पेशेंट की मानसिक स्थिति, क्योंकि मानसिक स्थिति ज्यादा बॉडी पे इम्पैक्ट करती है। अगर वो नॉर्मल रहे और वो जहाँ खुश है वो रहे तो वो ज्यादा अच्छा रिकवर होते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फेवरेबल ऑर्डर दिया है और ये दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत की लोकतंत्रता को ऊपर रखा, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है एक इंडिविजुअल का टू बी शिफ्टेड या टू बी ट्रीटेड बाय द डॉक्टर्स ऑफ हिज चॉइस एंड इन द हॉस्पिटल ऑफ हिज चॉइस। रहिए, अब आपको लिए चलता हूं वापस उस तस्वीर की तरफ जो नेता प्रदर्शन कर रहे थे और हिरासत में लिए गए थे। उसमें अखिलेश यादव भी हैं। अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं।
दिस साइड सर, मैम दिस साइड, दिस साइड। एक प्रदर्शन और चल रहा था देश की राजधानी दिल्ली से दूर, और वो प्रदर्शन था किसानों का, जिसकी शायद कोई बात नहीं कर रहा। किसान भी प्रदर्शन कर रहे थे शंभू बॉर्डर पर, भारी संख्या में किसान जुटे थे और दूसरी तरफ पुलिस का जमावड़ा था। और देखिए, किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने भारी इंतजाम और भारी तैयारी की थी। किसान आगे बढ़ने की मांग कर रहे थे, बैरिकेडिंग लगा रखी थी। और हरियाणा के अंदर भी है, अम्बाड़ा के अंदर। आपके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन कब हुई है? हमारे नोटिफिकेशन कंटिन्यू चल रही है। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है कहीं पर भी। चलो आपको दिखा देंगे। नहीं दिखानी नहीं है। दूसरी तरफ किसानों के समर्थन में अलग अलग राज्यों में भी प्रदर्शन हो रहे थे। यूपी के मेरठ से भी ऐसी तस्वीरें आई, मुरादाबाद से भी ये तस्वीरें आई। अब देखिए जरा किसानों का प्रदर्शन क्यों हो रहा था। सुबह पंजाब से हजारों किसान दिल्ली कूच के लिए निकले, लेकिन उन्हें शंभू, कुंडली और खनौरी बॉर्डर पर रोक दिया गया। देखते देखते कुंडली सिंगू बॉर्डर पर 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बॉर्डर पर तनाव बढ़ा तो हरियाणा सरकार फौरन हरकत में आई। हरियाणा के कृषि मंत्री किसान नेता सरवन सिंह पंढेर से मिले। हरियाणा के मंत्री और किसानों की मुलाकात शंभू बॉर्डर पर हुई। किसानों ने हरियाणा के कृषि मंत्री के सामने अपनी मांगे रखी। किसानों की 2 मांगों को हरियाणा सरकार ने फौरन मान लिया। पहली मांग थी चड़ूनी और दूसरे किसान नेताओं की रिहाई। दूसरी मांग जो मान ली गई वो थी केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात। गुरनाम सिंह चड़ूनी और बीएम सिंह को तुरंत रिहा कर दिया गया। 10 दिनों के भीतर केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात का भरोसा मिला है, जिसके बाद दिल्ली कूच और किसान महापंचायत भी स्थगित हो गई। किसान भारत अमेरिका में प्रस्तावित ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। किसानों को डर है कि समझौते से अमेरिकी उत्पादों का आयात बढ़ जाएगा, इससे सीधे उनका नुकसान होगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं किसान नेता। कि हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा कि हमारा मांग पत्र भी लिया और कहा है भी आपने हमें कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान से वार्ता कराई जाए, तो बोला मैं अवश्य करता हूं। उन्होंने श्वासन भी दिया कि 8-10 दिन में मेरा दफ्तर आपको चिट्ठी देगा, उनसे वार्ता करवाएंगे। दूसरी बात हमने कहा सभी किसान लीडरों को, किसानों को रिहा किया। वो कहते तुरंत प्रभाव से हम सीएम से मीटिंग करके गुरनाम सिंह चड़ूनी से, अधिकारी बोल रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस छोड़ेंगे, बातचीत करें। जब गुरनाम सिंह चड़ूनी को छोड़ देते हैं, बीएम सिंह को छोड़ते हैं, फिर साहब से बात करके इस मोर्चे का आगे का निर्णय लें। हमारी मांगे थी कि हमारे गिरफ्तार किसानों को छोड़ दिया जाए और सरकार के साथ यूएस डील के ऊपर वार्ता शुरू हो, और वो वार्ता हरियाणा के कृषि मंत्री ने प्रॉमिस किया है। तो वो जैसे ही हो जाता है फिर हम अगली जो रणनीति है 27 से 28 को, मतलब कि जो मीटिंग होगी 7-8 दिन के बाद, उसके बाद तय कर पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल जी हों, खड़गे जी हों, तो ये अपनी आवाज उठाते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं। अपनी आवाज तो क्या, लोगों के मुद्दे उठाते हैं। अगर गतिरोध समाप्त करना होता है तो सरकार को पहल करनी पड़ती है। किसान अमेरिका ट्रेड डील को रद्द करो, रद्द करो। हमारा जो मुख्य मुद्दा है ट्रेड डील है, और ट्रेड डील में हमारे किसान का वारंट जारी हो चुका है। देखिए, हम लोग सबसे पहले कहना चाहते हैं कि जो भारत अमेरिका ट्रेड बिल है उसका बिल्कुल पुरजोर रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि वो किसान के लिए बिल्कुल डेथ वारंट है। जब किसान का उत्पाद नहीं बिकेगा, किसान क्या खाएगा? जब गेहूं बाहर से आएगा, दूध बाहर से आएगा, दही बाहर से आएगा, तो वो हमारा किसान क्या खाएगा? और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और दर्दनाक खबर है। सिक्किम आपको लिए चलता हूं। सिक्किम में मौत की सुरंग सामने आई। एक सुरंग जिसमें भूस्खलन हुआ, ये उस सुरंग की तस्वीर आप देख रहे हैं। गुप अंधेरा आपको नजर आ रहा है सुरंग में। इसी सुरंग में भूस्खलन हुआ है और लगभग 10 लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद मौके पर देखिए फौरन एम्बुलेंस पहुंची है और जो घायल हैं, जिन्हें बचाया जा सका है, उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। ये जो आप देख रहे हैं, जहां एम्बुलेंस अंदर जा रही है, यही सुरंग है
उसके बाद मौके पर भारी अमला पहुंचा है, रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है और गवर्नर ओम माथुर भी उस स्पॉट पर, उस जगह पर पहुंचे हैं जहां यह हादसा हुआ। तो जिंदगी को बचाने की एक जंग चल रही है सुरंग के लिए। सुरंग में निर्माणाधीन टनल पर भयानक लैंडस्लाइड हुई। भूस्खलन के बाद सुरंग का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। एंट्री गेट बंद हुई तो अंदर काम कर रहे 27 मजदूर वहीं फंस गए। ये मजदूर पंजाब, असम, झारखंड और जम्मू कश्मीर के रहने वाले। हादसे में 10 मजदूरों की मौत हुई है, जिनमें से 3 अभी फिलहाल बताया जा रहा है 3 के बारे में कि 3 लापता हैं। बाकी फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। कल शाम को टनल बंद हुई और अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तैनात है। दावा है कि सुरंग में मीथेन गैस लीक होने से रेस्क्यू प्रभावित हुआ है। खबर है कि इस गैस की वजह से कुछ बचाव कर्मी बेहोश हो गए। इसी वजह से पश्चिम बंगाल से स्पेशल रेस्क्यू टीमें बुलाई गई। गैस रोधी उपकरणों के साथ वापस से सुरंग में बचाव कार्य शुरू हुआ। इमरजेंसी वक्त के लिए एम्बुलेंस को मौके पर तैयार रखा गया। बता दें कि सुरंग का निर्माण हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए हो रहा था। तीस्ता नदी से बिजली उत्पादन के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ और इसी प्रोजेक्ट के लिए मजदूर सुरंग का निर्माण कर रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। सुनिए जरा मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं इस पर। करीब 25-27 था, लेकिन 27 में से 2 तो मतलब भाग के निकल गए। 25 आदमी फंस गए। 25 आदमी से जो भी जैसा भी राज्य प्रशासन को मालूम पड़ा कि ऐसा हो गया तो इमीडिएटली हम लोग ने पूरा हर संभव एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को इन्फॉर्म करके जो राज्य प्रशासन पूरा हमारा प्रहरी प्रशासन से लेकर पुलिस से लेकर सब यहाँ पर तैनात हो गया। अभी तक हम लोग ने जो 25 फंसा था उसमें से 10 डेड बॉडी निकल चुका है। 10 अब देखिए मौके पर एनडीआरएफ पहुंच गई है, लेकिन चुनौती यह है कि खास गैस लीक हो रही है और उस गैस लीक होने की वजह से उन्हें निकालना और बचाना फंसे हुए लोगों के लिए और मुश्किल। ये आप देख रहे हैं मौके पर एनडीआरएफ पहुंची है, गैस उपकरण के साथ ये बचाव कर्मी पहुंचे। अब देखिए मीथेन गैस लीक हो रही है ऐसा कहा जा रहा है, वो एक और चुनौती है। तो आऊं कि आखिर कितनी घातक है ये मीथेन गैस। दावा है कि सुरंग में कुछ पत्थरों में मीथेन गैस की वजह से विस्फोट हुआ। इसके बाद मीथेन गैस तेजी से फैली और मजदूरों को सांस लेने में दिक्कत हुई। मीथेन गैस जहरीली नहीं होती है, लेकिन इससे ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। सुरंग में ऑक्सीजन घटने पर दम घुटने और बेहोशी का खतरा बढ़ जाता है। मीथेन गैस हवा के साथ मिलकर ज्वलनशील मिश्रण बनाती है। ऐसे में अगर वक्त पर रेस्क्यू नहीं हुआ तो स्थिति और बिगड़ सकती है। यह गैस चिंगारी के संपर्क में आए तो विस्फोट या आग का खतरा होता है। गैस मिलने पर रेस्क्यू कैसे होगा, सवाल यह है। अगर सुरंग के अंदर गैस है तो सबसे पहले हवा की जांच की जाती है। डिटेक्टर की मदद से ऑक्सीजन और गैस का स्तर मापा जाता है। खतरे का आकलन कर देखा जाता है कि अंदर जाना सुरक्षित है या फिर नहीं। फिर बड़े वेंटिलेशन फैन से सुरंग के अंदर हवा भेजी जाती है। इसके बाद बचाव कर्मी सुरक्षा उपकरण पहनकर रेस्क्यू शुरू करते हैं। यह है उनको बचाने का तरीका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर, लगातार बारिश के बाद हालात क्या हैं अलग अलग शहर। बाढ़ विकराल और शहर शहर बुरा हाल। अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आ रही हूं आपको दिखाऊं। सबसे पहले देखिए जरा, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन हुआ है। ये वो तस्वीर। दूसरी तरफ आपको लिए चलूं, देहरादून मसूरी हाईवे देखिए, यहां भी भूस्खलन हुआ है। जो गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये देखिए, उत्तराखंड की एक तस्वीर आपको दिखाऊं, विकास नगर में तेज धार में देखिए कैसे लोग फंस गए, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। स्कूटी कहाँ है? स्कूटी कहाँ है?
मैं खड़ी कर दी। आराम से आराम से। आपको चंबा लिए चलूं, चंबा की तस्वीर देखिए जरा। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। पानी का बहाव देखिए कितना तेज है। तो हिमाचल का हाल देखिए जरा। हिमाचल में लाहौल स्पीति की तस्वीर है। ये पुल देख रहे हैं, पुल के ऊपर पानी आ गया है। पुल आपको डूबा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर असम से देखिए जरा। असम में सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। अब आपको बताऊं शहर शहर हालात क्या है। लगातार बारिश के बाद किन शहरों में अभी हालात और बिगड़ सकते हैं। जब देखिए जरा, जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। पुंछ और राजौरी में 7 लोग अब भी लापता हैं। 2 दिनों में बाढ़ से 23 लोगों की मौत हो गई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने राहत राशि का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 6 लाख की मदद का ऐलान किया है। यूपी में सभी 75 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास है। एक हफ्ते में वाटर लेवल 10 फीट से ज्यादा बढ़ गया है। 3 दिनों में बारिश, बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में खराब मौसम की वजह से 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। भूस्खलन की वजह से राज्य की 142 सड़कें बंद हैं। सभी 13 जिलों में बारिश हो रही है। 6 जिलों में रेड अलर्ट है। बिहार के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है और नेपाल से पानी छोड़े जाने पर निचले इलाकों में अलर्ट। बारिश की वजह से कई जगह रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए। असम में भारी बारिश के बाद गुवाहाटी में लैंडस्लाइड हुआ है। नेशनल हाईवे 715 का एक हिस्सा जलमग्न हो गया है। इस वक्त राज्य के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से 1,70,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं अब तक। सुनिए आगे आने वाले वक्त में हालात कैसे रहने वाले, मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। मानसून काफ़ी सक्रिय रहेगा और आज भी लेट नाइट से और कल अर्ली मॉर्निंग में संभावना है कि स्पेशली जो हमारे क्षेत्र हैं चंबा और कांगड़ा, यहाँ पे इंटेंस स्पेल का एक बार फिर से मतलब देखने को मिलेगा। इसके चलते जो हमारे जो अलर्ट्स हैं आज के लिए स्पेशली बात करें तो चंबा कांगड़ा के लिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के साथ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का रेड अलर्ट जारी किया है। 23 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि 24 जुलाई और 25 जुलाई को जो बारिश का जो क्षेत्र हैं वो देखिए, जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, जो मैदानी क्षेत्र, वहाँ पे रुक रुक के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश देखी जाएगी। और हैवी रेनफॉल हालांकि जो हमारे क्षेत्र हैं जिसमें सोलन, शिमला, सिरमौर है, कांगड़ा है और ऊना, यहाँ पे 24 और 25 जुलाई को 1-2 स्थानों में हैवी रेनफॉल हो सकती है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको जंग के मैदान में लिए चलता हूं। सागर से लाल सागर तक जंग देखिए जरा किस तरह से अटैक किया है। सबसे पहले देखिए अमेरिका ने ईरान पर 11वें दिन भी हमले जारी रखे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार कर रहा है। ईरान तो स्टिकर लगाकर, पोस्टर लगाकर मिसाइलें दाग रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने ड्रोन से अटैक किए हैं। ड्रोन पर भी मैसेज लिखा है, संदेश लिखकर फिर ड्रोन अटैक किया है।
आइए अब आपको बताऊं, दूसरी तरफ अमेरिका ने जो अटैक किए हैं ईरान पर, अमेरिका लगातार हमले कर रहा है, रात को रोज हमले करता है। देखिए कहां कहां ईरान में हमले हुए हैं। बुशहर में, केशम द्वीप में बहुत खास जगह है ईरान के लिए, बंदर लेंगे में, बंदर अब्बास में, सीरिका में, कोनार्क में और चाबहार में, इन जगहों पर अमेरिका ने अटैक किए। दूसरी तरफ जो तस्वीर सामने आई है कि कैसे समंदर में बोट पर हूती विद्रोही, सऊदी के खिलाफ हूतियों ने ऐलान कर दिया है, क्योंकि पिछले दिनों हूतियों पर सऊदी अरब ने अटैक किया था। और यमन में जो हूतियों का गढ़ है, वहां देखिए उनके समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं। सऊदी और हूतियों की लड़ाई पुरानी है। दूसरी तरफ तेहरान में भी प्रदर्शन हो रहा है। तेहरान में अपनी सेना के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि ईरान भी लगातार अमेरिकी हमलों का जवाब दे रहा है। अब देखिए दूसरी तरफ ईरान भी अटैक कर रहा है। ईरान ने जो हमले किए हैं, उन हमलों से अमेरिका को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि ईरान ने अलग अलग उन देशों पर अटैक किए हैं जहां अमेरिका की सेना है। ये ईरानी हमले। अब देखिए ईरान से जंग में 17 अमेरिकी सैनिक अब तक मारे गए, जबकि 430 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। यह दावा अल जजीरा की रिपोर्ट में किया गया, जबकि ट्रंप के 100 सैनिक तो हाल ही में घायल हुए। यह आंकड़ा अब खुद अमेरिका ने भी मान लिया है। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने जानकारी देकर कहा है, बोले ये सैनिक 7 जुलाई के बाद हमलों में घायल हुए हैं। पार्नेल ने बयान न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर दिया है, जिसमें सरकार पर आंकड़े जारी न करने का आरोप था, जिसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से बयान आया। प्रवक्ता ने कहा कि इसमें जानबूझकर देरी की गई, ऐसा सैनिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया। हालांकि अब बताया गया है कि 15 दिन में 100 सैनिक घायल हो चुके हैं। इनमें से 96% सैनिक ठीक होकर ड्यूटी पर लौट चुके हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर को हल्की सिर में चोट लगी थी। अल जजीरा के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि इस महीने अमेरिकी हमलों में अब तक 50 लोग मारे गए, जबकि अमेरिकी सेना के हमलों में 517 लोग घायल हुए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं IRGC के प्रवक्ता। क्योंकि आपने हमारे नेताओं के निजी घरों और परिवारों को निशाना बनाया, इसलिए अब इस इलाके में आपके सभी नेताओं को भी उसी घरों में निशाना बनाया जाएगा। एक तस्वीर आपको दिखाऊं, यूक्रेन में जहाज पर हमला हुआ है। ये तस्वीर देख रहे हैं, रूस यूक्रेन जंग के बीच एक जहाज पर अटैक हुआ और इसमें भारतीय भी सवार थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और उसके बाद आपको दिखाऊं और इसमें एक शख्स जो इसमें सवार था, वो देवरिया का रहने वाला था। इस जहाज में सवार अभिषेक निषाद, उसके घर पर मातम पसरा। अभिषेक वापिस आ जा रे, हम कैसे झेल देंगे।
एक और तस्वीर देखिए, कन्नूर से आई है। अखिल जो उस जहाज पर मौजूद था, उनके घर में भी मातम पसरा है। रशिया के अटैक में ये भारतीयों की मौत हुई है। दूसरी तरफ भारत ने इस पर ऐतराज जताया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने रूस के राजदूत को तलब किया है। अब देखिए जरा कैसे और क्यों हुआ हमला। जिस जहाज पर हमला हुआ वो MV गोल्डन लियो है। यह कार्गो शिप यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से रवाना हुआ था। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि जहाज मक्का ले जा रहा था, तभी पोर्ट से निकलने के कुछ देर बाद उस पर हमला हो गया। यूक्रेन ने कहा जहाज पर रूस की सेना ने हमला किया है। यूक्रेन का कहना है जहाज पर 3 क्रूज मिसाइलें दागी थी। नौसेना ने कहा कि हमले के बाद जहाज में आग लग गई। दावा है कि हमले के वक्त जहाज पर कुल 17 क्रू मेंबर मौजूद थे। इस जहाज पर इन 17 क्रू मेंबर में 5 भारतीय शामिल, जो हमले की चपेट में आ गए और 4 की जान चली गई। जहाज पर हमले में कुल 10 क्रू मेंबर के मारे जाने की खबर है। इनमें 4 भारतीयों की मौत हुई है और 1 भारतीय घायल हुआ है। इस घटना पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी निंदा की और मारे गए भारतीयों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। MEA ने जारी बयान में कहा कि कारोबारी जहाजों और निर्दोष नागरिकों को, क्रू को निशाना बनाना निंदनीय है। भारतीय दूतावास लगातार यूक्रेनी अधिकारियों के संपर्क में है और प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। इस बीच भारत सरकार ने रूस के राजदूत को तलब कर लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध पिछले करीब 4.5 साल से चल रहा है। दावा है इस युद्ध में अब तक 55 भारतीयों को जान गंवानी पड़ी है। सुनिए जरा, जो भारतीय जिनकी मौत हुई है उनके परिवार का क्या कहना है। यूक्रेन से फिर माल लाद करके जहाज आ रही थी सीरिया के लिए, और वहाँ पे रूस द्वारा मिसाइल अटैक से मेरा बेटा मारा गया। उसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा यही निवेदन है कि मेरे बेटे का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द मेरे घर मंगाया जाए और हर संभव जितना भी हो हमारा मदद किया जाए। हमारी सशस्त्र सेनाएं उन जहाजों पर हमला कर रही हैं और करती रहेंगी जो कीव के शासन के लिए गोला बारूद, हथियार व अन्य चीजें लेकर जा रहे हैं। रूस अपने भारतीय सहयोगियों के साथ संपर्क में है। तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दूं, शुरू में मैंने कार्यक्रम में बताया कि राहुल गांधी हिरासत में लिए गए। अब खबर यह है कि राहुल गांधी को हिरासत से रिहा कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी को रिहा किया गया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन किया था। छत्रसाल स्टेडियम से राहुल गांधी निकल गए। तो प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, जितने नेताओं को हिरासत में लिया गया था उन्हें रिहा किया गया है। छत्रसाल स्टेडियम के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पुलिस ने इन्हें लाकर रखा था। गाड़ी चलाओ। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।